बोर्स के पिछले मॉडल्स में इसमें पोस्टुलेट्स में अपन ने देखा कि जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एन एच अपॉन 2 पाई के इक्विवेलेंट में है, वहीं पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उसके अलावा किसी दूसरी जगह पर रिवॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है भाई, अपनी नोटबुक में ये इक्वेशन नोट कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसको डाल देना नंबर 1। ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं अपन, तो आपको पूछेंगे व्हाट इज़ द बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन, कि बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या थी। तो कंडीशन क्या है कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एन एच अपॉन 2 पाई होनी चाहिए। अब इसमें से कौन सी वैल्यू आपको ध्यान में नहीं है, एम इज इक्वल टू मास, एम वी इज इक्वल टू वेलोसिटी, आर इज इक्वल टू रेडियस, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, के एल एम एन जो भी उसने नाम दिए थे वो, एच का मतलब प्लांक कांस्टेंट, ये आपको ध्यान नहीं होगा, एच का मतलब क्या है यहाँ पर, प्लांक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू नोट कर लीजिए 6.636 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है भाई, तो ये क्वांटाइजेशन कंडीशन की अपन ने बात करी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, एक एक न्यूमेरिकल एक एक डेरिवेशन को अपन आगे से आगे देखते जाएंगे, यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी फिल होंगे। फोर्थ पोस्टुलेट्स आते हैं। ठीक है भाई, फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, तो फोर्थ पोस्टुलेट के लिए रदरफोर्ड ने जो बात कही वही बात इन बोर साहब ने भी कही, लेकिन उसका पैटर्न इन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बोर ने कहा था कि जब कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव और प्रोटॉन के पास है चार्ज पॉजिटिव। तो उस कंडीशन में यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, जिसको वहाँ पर उन्होंने कहा था फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यही कहा था अपन ने, क्या नाम दिया था इसने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके अट्रैक्शन के बीच में है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। जैसे अपन ने सन और अर्थ के बीच में बात करी, तो वहाँ पर जो अट्रैक्शन होगा उसको भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और वो किसके इक्वल बताया था इन्होंने, एफ सी। याद रह जाएगी बात। तो क्या कहेंगे अपन, while revolving the electrostatic force, while revolving electron है ना, the electrostatic force between electron and nucleus provide, इलेक्ट्रॉन मत लिखो यहाँ पर, while revolving the electrostatic force between electron and nucleus, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो वो प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसके कारण से वो बैलेंस हो रहा है। ठीक है, जैसे अपन ने कहा कि एक कोई बॉडी है Q1, दूसरी बॉडी है Q2, जिसको अपन ने यहाँ इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं, यहाँ प्रोटॉन मान रहे हैं, व्हाटएवर अपन किसी दूसरे की बात अगर अपन करें तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने कहेंगे अपन, R। 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, जब कोई भी दो बॉडी जिनका मास m1 मास m2 और बीच में अगर डिस्टेंस r है तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपने क्या बताया था, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ, और फिर वहाँ पर अपन कांस्टेंट लगाते थे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैं क्या बताऊंगा, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि दो बॉडी के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, कोई ना कोई कांस्टेंट, और उसके बाद में क्या लिखेंगे अपन, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, और यहाँ पर एक कांस्टेंट लिख रहे हैं अपन 4πε0। 9th क्लास में अपन यहाँ G लिखते थे, जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से अपन समझते थे। ठीक है भाई, लेकिन अपन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं या छोटे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो अपन ने क्या कह दिया, एफ ई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 1/4πε0 Q1 Q2 आर स्क्वायर। ये एक कांस्टेंट है, इसको भी एक डब्बे के अंदर बंद कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एफ ई की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली। जब कभी भी कोई बॉडी किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन
या कोई भी बॉडी जिसका मास m1 m है और वो किसी r डिस्टेंस से क्या कर रही है, v वेलोसिटी से रिवॉल्व हो रही है, तो उस कंडीशन में जो फोर्स जनरेट होगा उसको क्या कह दिया अपन ने, Fc। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू बच्चों याद करना mv² r। कितना होगा, mv² r। किसकी बात करी अपन ने, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये बात करी अपन ने Fe और ये बात करी अपन ने Fc। चलो ये बात तो हुई अपनी इधर। उसके बाद में अगर आपको कहूँ कि हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम, तो आप क्या कहोगे कि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इक्वल टू है हमारे एटॉमिक नंबर से। इसके इक्वल टू है एटॉमिक नंबर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आने वाला है। ठीक है भाई, यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते। बताओ एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हो आप, जेड से, उसी से डिनोट करोगे। अगर मैंने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 1 है तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है तो इसमें भी नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 2। अगर 3 है तो आप क्या कहोगे, 3 है। फिर मैंने कहा कि बताओ चार्ज कितना होगा, तो आप कहोगे सर अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो +1 चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है तो +2 चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 3 है तो +3 चार्ज। और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। याद रखिए बात। इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कितनी डिस्टेंस से, r डिस्टेंस से, किससे, न्यूक्लियस के साथ, तो उसके ऊपर चार्ज की अगर अपन बात करें या अपन कहें कि जेड ई से अगर इसको डिनोट करें, ई मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर चारों तरफ घूम रहे हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर +1, 2 इलेक्ट्रॉन है तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो +3। और चार्ज किसके बराबर होगा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो अपन क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज r डिस्टेंस से प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज के साथ डिस्टेंस में मेंटेन किए हुए है। और जहाँ पर क्या लिखा अपन ने, Fe = Fc। ये अपन पहले कह चुके हैं कि दोनों के फोर्स के बीच में जो फोर्स है उनकी वैल्यूज़ क्या है, इक्वल है। तो अपन इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एक साथ मर्ज करें। अब मर्ज करने पर हमारे को क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर 1 क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि हमारे पास 1 पॉजिटिव चार्ज था। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, Fe की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 और Q1 Q2। अब Q1 की वैल्यू E और Q2 की वैल्यू कितनी, +ZE। तो अपन क्या लिख दिया अपन ने, EZE/r²। बोलो भाई समझ में आती है क्या बात। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सब एक साथ हो जाएगी वैल्यूज़। ठीक है, = Fc की वैल्यू कितनी है, mv²/r। क्लियर। अब ये भी E और ये 1, इन तीनों को एक साथ मर्ज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, ZE²। 2 बार E हो गया तो ZE²। तो क्या लिख दिया अपन ने, ZE²/4πε0 r² = mv²/r। इस इक्वेशन को भी अपने एक डब्बे में बंद कर दो। ये इक्वेशन नंबर लगाई 1 और ये इक्वेशन नंबर लगाई 2। ठीक है भाई, ये हुआ पोस्टुलेट नंबर 4। नेक्स्ट पोस्टुलेट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके लिए भी अपने को ध्यान में रखना है। तो उस पोस्टुलेट में क्या कहा उसने, तो उसने कहा कि जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर वो मूव करता है तो वहाँ पर मूवमेंट के टाइम वो किसी भी तरह की एनर्जी का ना तो लॉस करता है ना ही वो गेन करता है, ना एनर्जी लेता है ना एनर्जी देता है। अब इसमें और ज़्यादा क्या डिटेल है इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू।